एक 11 साल का लड़का है जिसका नाम रयोमा है। वो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में रहता है जहाँ जादू और रहस्य भरे पड़े हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो जापान के एक शहर में रहने वाला एक आम आदमी था जो एक कंपनी में घटिया नौकरी करता था और एक नाकाबिल बॉस के ऑर्डर मानता रहता था। मतलब कॉर्पोरेट जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले दुख के चक्कर में फंसा हुआ था। दिन सोते सोते उसे चीख आ गई और वो बिस्तर से गिर गया। उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया जिससे उसके दिमाग में खून बह गया और नींद में ही उसकी मौत हो गई। यार, मरने का कितना बेकार तरीका है। ट्रक्कुन तो जरूर निराश होगा। फिर वो 3 अजीब दिखने वाले लोगों के सामने उठता है जो खुद को भगवान बताते हैं। उन्होंने उसे उसकी मौत के बारे में बताया और उसने भी माना कि ऐसी फालतू मौत हुई तो निराशा तो होगी ही। देवताओं ने उसे बताया कि वो उसे एक दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं जो जादू और कल्पना से भरी है। वहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है। वो तुरंत मान गया क्योंकि वो पृथ्वी पर अपनी जिंदगी से पहले ही तंग आ चुका था। और जाते जाते देवताओं ने उसे कई तरह के मौलिक जादू इस्तेमाल करने की ताकत भी दे दी, जो कि बहुत रेयर चीज है। उन्होंने समझाया कि वो उसे 8 साल के बच्चे के शरीर में भेज रहे हैं और अब से वो खुद ही सब कुछ देखेगा। उसने उनसे विदा ली और तुरंत एक बच्चे के शरीर में पहुंच गया। जब वो उठा तो उसने खुद को हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक अनजान इलाके में पाया। वो एक पेड़ के पास गया और उसे लात मारी जिससे पेड़ आधा टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसका शरीर तो बच्चे का है, लेकिन उसका दिमाग और ताकत उसके पिछले जन्म वाली ही है। घूमते फिरते और इलाके को देखते हुए उसे नीले रंग का एक स्लाइम दिखा। उसे वो पहली नजर में ही अच्छा लग गया। बहुत प्यारा दिख रहा था। उसने जल्दी से अपनी गाइडबुक खोली और जादू का इस्तेमाल करना सीखा जिससे वो उस स्लाइम को पालतू बना सकता था। और हाँ, वो स्लाइम को अपना पालतू बनाने में कामयाब भी हो गया। अब 3 साल बीत चुके हैं और रयोमा अभी भी जंगल में आराम से अकेला रह रहा है। इन सालों में उसने 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्लाइम जमा कर लिए हैं और उसे उन पर रिसर्च करना बहुत पसंद है। उसके कुछ स्लाइम जार बना सकते हैं, कुछ बर्तन धो सकते हैं और कुछ तो कचरा भी साफ कर सकते हैं। उसकी ये 3 साल की जिंदगी एकदम मस्त गुजरी है। उसने एक भी इंसान नहीं देखा। एक दिन जंगल से जा रहा था तो उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो देखने गया कि क्या हो रहा है। पता चला कि वो कुछ आदमी थे जो राजधानी से लग रहे थे और उनमें से एक घायल होकर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बाद ये पहली बार था जब उसने इंसानों को देखा था, इसलिए वो उनसे बात करने में थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन ये देखकर कि ग्रुप का एक आदमी बुरी तरह से घायल है और आसपास कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं है, उसने हिम्मत करके उनसे बात करने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने बात करने की कोशिश की, एक आदमी ने अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ तान दी। वो जल्दी से बोला कि उसके पास दवाई है और ग्रुप का हीलर शायद ही कभी उसके पास आता है। उसने वो लिक्विड छका और कहा कि हाँ, ये दवाई है। फिर उसने जल्दी से वो दवाई घायल आदमी को पिला दी। घायल आदमी जल्द ही गहरी नींद में नॉर्मल सांस लेने लगा। उन्होंने रूमा को, जैसा कि वो उसे कहता है, उसका पीछा करने को कहा। रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्लाइम दिखे और आदमियों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन रूमा ने उन्हें बताया कि वो उसके पालतू हैं। वो एक पहाड़ पर पहुंचे और कंफ्यूज हो गए, लेकिन अचानक रूमा ने जादू किया और पहाड़ की दीवार में एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। उसने सबको अंदर आने को कहा और वो लोग ये देखकर हैरान थे कि ये 11 साल का लड़का ऐसा जादू कर सकता है। ग्रुप के लीडर ने अपना परिचय जनरल के तौर पर दिया, जो एक ड्यूक भी था। ये सुनकर उसे झटका लगा और उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। चैम्बल ने उसे उठने को कहा क्योंकि उसने ही उनकी मदद की थी। बाकी लोगों ने अपना परिचय कैमल, जेफ और जिल के तौर पर दिया और उसे बताया कि घायल आदमी ह्यूजेस है। उन्होंने उसे बताया कि जंगल से जाते वक्त डाकुओं के ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया था और लड़ाई में ह्यूजेस को चोट लग गई थी। जमील ने उसकी तरफ देखा और उसके बारे में पूछा क्योंकि वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि एक 11 साल का बच्चा इस जंगल में कैसे जिंदा रह रहा है, क्योंकि ये जंगल एक ट्रेंड आदमी के लिए भी बहुत खतरनाक जगह है। हालांकि रयोमा ने तुरंत एक कहानी बना दी कि वो अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन 3 साल पहले उन दोनों की मौत हो गई और तब से वो यहीं रह रहा है। कैमल ने अपने बैग से एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे छूने को कहा। उसने समझाया कि अगर कोई क्रिमिनल उसे छूता है तो वो लाल हो जाती है, वरना नीली रहती है। और इसके अलावा वो आदमी की उम्र, जेंडर और रेस के बारे में भी बताती है। रयोमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बॉल को छुआ और वो नीली निकली, लेकिन फिर भी बाकी आदमी चौंक गए क्योंकि उसके स्टेट्स एक बच्चे के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। अगले दिन ह्यूजेस ठीक हो गया और उन्होंने सबने जाने का फैसला किया। उसने रयोमा को थैंक यू बोला और कहा कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बस कैपिटल आए और उसके बारे में पूछे। उसके बाद वो सब अपने अपने रास्ते चले गए। जमील और उसके क्रू को अलविदा कहे हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और अपने स्लाइम के साथ खुले में लेटे हुए उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज अपना नाम पुकारती हुई सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो ह्यूजेस को बाकी लोगों के साथ उसकी तरफ आते हुए देखा, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा लोग थे। जिमविल उसके पास आया और उसने रयोमा को अपने पापा और अपनी वाइफ से मिलवाया, जो दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे और क्रू की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोला। उसने अपनी बेटी इलिया से भी मिलवाया, जो लगभग रयोमा की उम्र की थी। जंबल के पापा अब तक रयोमा ने जितने स्लाइम पालतू बनाए थे उनसे बहुत इंप्रेस्ड थे। इलिया ने उससे पूछा कि इतने सारे स्लाइम इतने छोटे घर में कैसे फिट हो जाते हैं। उसने जवाब दिया कि वो सब आपस में मिलकर एक बड़ा स्लाइम बन जाते हैं। फिर उसने स्लाइम को आपस में मिलने का ऑर्डर दिया। सैकड़ों स्लाइम एक दूसरे से जुड़ गए और विशाल स्लाइम बन गए, जिससे जूनो की वाइफ पूरी तरह से चौंक गई, जो एक जादूगरनी भी है। और उसने रयोमा को बताया कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में किसी ने भी इतना बड़ा स्लाइम पालतू नहीं बनाया है। रयोमा ने सबको अपने घर के अंदर बुलाया और उन्हें सब दिखाया। जमील ने उसे एक बहुत महंगी और शानदार दिखने वाली घड़ी गिफ्ट की, जिसे रयोमा ने थैंक यू के तौर पर खुशी खुशी ले लिया।
जमाल ने उसे ये भी बताया कि अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के अलावा उनके पास उससे एक रिक्वेस्ट भी है। अचानक एलिया उठ खड़ी हुई और रयोमा को बताया कि उनका पूरा परिवार ग्रेट बीस्ट टेमर्स से है और वो भी एक दिन उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक भी जानवर पालतू नहीं बनाया है। और जैसे ही उसने रयोमा के बारे में सुना, वो उससे स्लाइम के बारे में और जानना चाहती थी। उसने नोट किया कि उसके पास कितने स्लाइम हैं और फिर बताया कि 2 स्लाइम स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें किसी भी बुक में नहीं पहचाना गया है। और यहाँ तक कि उसकी माँ, जो एक बहुत फेमस जादूगरनी और बीस्ट टेमर है, ने भी उसे बताया कि उसने कभी ऐसे स्लाइम के बारे में सुना भी नहीं है। उसने समझाया कि उन्हें क्लीनर स्लाइम और स्कैवेंजर स्लाइम के तौर पर जाना जाता है। स्कैवेंजर स्लाइम सारा वेस्ट मटेरियल खा जाता है और पौधों के लिए फर्टिलाइजर भी बनाता है, जबकि क्लीनर स्लाइम किसी भी तरह की गंदगी या कालिक को किसी भी चीज से साफ कर सकता है। ये दिखाने के लिए कि वो कितने अच्छे हैं, उसने एक गोब्लिन से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला जिसे उसने मारा था। कपड़ा बहुत गंदा और कालिक भरा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे क्लीनर स्लाइम के अंदर डाला, उसने उसे धोना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड बाद एक एकदम साफ कपड़ा निकल आया, जिससे जीएमओ के परिवार की नौकरानियां हैरान हो गईं, क्योंकि उनके हिसाब से गोब्लिन की कालिक को साफ करना सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। इससे एलिया पूरी तरह से इंप्रेस हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो चाहती है कि उसका पहला स्लाइम एक क्लीनर स्लाइम हो, और उसने रयोमा से उसे पकड़ने के लिए डायरेक्शन देने को कहा। उसने जल्दी से एक तालाब का मैप बनाया जहां उसके हिसाब से स्लाइम दिखते थे, लेकिन यह भी कहा कि उन्हें उसे लुभाना होगा, क्योंकि बिना ल्योर के स्लाइम उनके पास नहीं आएगा। जब उसने ल्योर के बारे में पूछा तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन आखिर में उसे बताया कि ये स्लाइम आपकी बॉडी ऑर्डर से अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लुभाने का एक ही तरीका है कि आप बाथटब में नहा लें और फिर उस यूज्ड पानी को इकट्ठा कर लें। एलिया थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने लोगों के साथ तालाब की तरफ चली गई, जबकि रयोमा पीछे रह गया। जब शाम का सूरज ढलने लगा तो एलिया बाकी लोगों के साथ वापस आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जो उसने जो प्राइज स्लाइम पकड़ा था उसे दिखा रही थी। सब लोग बहुत खुश थे और उन्होंने साथ में डिनर किया। जनरल के पापा ने रयोमा से उसकी प्लान्स के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि उसे सच में नहीं पता कि वो अब कहाँ जाना चाहता है। जोमो के पापा ने अनएक्सपेक्टेडली उसे अपनी जर्नी में दूसरी जगह शामिल होने का ऑफर दिया। ड्यूक के परिवार के साथ ट्रैवल करने के प्रपोजल से रयोमा चौंक गया, और जब उसने उनके थके हुए चेहरे देखे तो उसने रिस्क लेने का फैसला किया और उनके साथ ट्रैवल करने के लिए मान गया। अगले दिन एशियन विल ने रयोमा को वो सब कुछ वैगन में लोड करने को कहा जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन इसके बजाय उसने रिप्लाई किया कि वो स्टोरेज मैजिक जानता है, और उसने सचमुच अपने घर के अंदर मौजूद हर चीज को एक मैजिकल स्टोरेज में पैक कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर एक आदमी फिर से हैरान हो गया, क्योंकि आजकल उस तरह का जादू एक बहुत ही अनकॉमन आर्ट है। रयोमा आखिरी बार बेसमेंट में गया ताकि उसने वहां देवताओं की जो मूर्तियां बनाई थी उनकी प्रेयर कर सके, और उसने उनसे प्रॉमिस किया कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो उनके लिए मूर्तियों का एक नया सेट बनाएगा। वो जो मिल और उसके परिवार के साथ वैगन के अंदर बैठ गया और फाइनली उसकी जर्नी शुरू हो गई। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, क्योंकि वो हर दिन काफी दूर तक ट्रैवल कर पाते थे। रात को टेंट लगाते थे, कैंप फायर पर टेस्टी खाना बनाते थे और तारों के नीचे सोते थे। लेकिन एक शाम बहुत तेज तूफान आया और माल एक पहाड़ी भेज रहा था। कैमल ने जिम इल को बुलाना शुरू कर दिया और उसे बताया कि लैंडस्लाइड हुआ है और वो अब इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते हैं, और उनका बेस्ट बेट है कि वो घूम कर जाएं, जिसमें उनकी जर्नी में कम से कम 3 दिन और लग जाएंगे। रयोमा ने यह सुना और अपनी रेनकोट निकाली, जो उसने स्लाइम के वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज की हेल्प से बनाई थी, और बाहर भाग गया। उसने बारिश में खड़े बाकी आदमियों के लिए एक बैरियर बनाया ताकि वो गीले न हो, और कुछ स्पेल चेंट करना शुरू कर दिया। उसने अर्थ मैजिक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके लैंडस्लाइड को फ्लैट कर दिया और उनके ऊपर से एक रास्ता बना दिया, जिससे उनके ट्रैवल के बहुत सारे एक्स्ट्रा दिन बच गए। जिम बहुत खुश हुआ और उसने उस हेल्प के लिए उसे फिर से थैंक यू बोला। अपनी जर्नी फिर से शुरू करने से पहले वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जो सीलफॉल सिटी है, और ड्यूक के परिवार ने रयोमा को उनके साथ रहने का चांस दिया है, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इस सिटी की माइंस अपनी पिछली सेल्स के एक खोल तक कम हो गई हैं, और जमील ने उन्हें उनकी फॉरेनर ग्लोरी में वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पहले दिन जमाल का परिवार रयोमा को चर्च ले जाता है, जहां उसका बैप्टिज्म होगा, और उसे स्टेट बोर्ड पर उसके स्टेट्स दिखाता है। वो अंदर जाता है और जैसे ही वो अपना स्टेट बोर्ड नीचे रखता है, उसे एक और स्पेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां वो अपनी आंखें खोलता है तो देवताओं को उसकी तरफ देखते हुए पाता है। पहले तो उसे लगता है कि वो फिर से मर गया है और पूछता है कि क्या वो मर गया है, जिस पर देवता रिप्लाई करते हैं कि वो जिंदा और ठीक है। देवता उससे बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे थोड़े टाइम के लिए दुनिया से बाहर निकाल लिया। वो इन 3 सालों में उसने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उसके लिए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसकी हर एक एक्सप्लॉइट पर नजर रख रहे थे। वो उसे बताते हैं कि स्कैवेंजर और क्लीनर स्लाइम को कोई क्यों नहीं पहचानता। इसका रीजन ये है कि रयोमा ने उन्हें क्रिएट किया था। वो उन्हें यह भी बताते हैं कि पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब उन्होंने अर्थ से ह्यूमंस को वापस इस वर्ल्ड में लाया है, और एलिया के फादर और मदर दोनों साइड के एंसेस्टर्स थे जो अर्थ से रीइंकार्नेट हुए थे। उसके फादर की साइड से उन्होंने एक गर्ल को रीइंकार्नेट किया जो एक एनिमल ट्रेनर बनना चाहती थी, और इस वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट बीस्ट टेमर्स में से एक बन गई। और एलिया में उसके बहुत सारे जीन्स आए हैं, जबकि उसकी मदर की साइड से देवताओं ने एक गाय को रीइंकार्नेट किया जो प्रॉपर ओटाकू था, और उसने इस वर्ल्ड में किसी से भी अनपैरेलल्ड कॉम्बैट एबिलिटीज मांगी थी। वो बहुत बुरे डीड्स कर सकता था, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए बहुत ऑनवर्ड था और ओल्ड एज में मर गया। देवता थोड़ी देर और चैट करते हैं बिफोर द बिड देयर फेयरवेल, और उसे बताते हैं कि अगर कभी ऐसा टाइम आए जब उनसे बात करना चाहे तो वो सिंपली चर्च में जाकर उनसे प्रेयर कर सकता है। वो उनकी इंसाइट और सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है बिफोर ही इज सेंट बैक टू हिज वर्ल्ड।
ड्यूक का परिवार रूम से एग्जिट करने पर उसका वेलकम करता है और जमाल के फादर उसे कुछ एडवाइस ऑफर करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो अपनी एज के लिए इनक्रेडिबली स्ट्रांग और स्किल्ड है, जिससे बहुत सारे लेस देन डिसेंट इंडिविजुअल्स की नजरें उस पर पड़ेंगी और ये उसका ड्यूटी होगा कि वो गुड को बैड से सेपरेट करे और अपने लिए चूज करे। वो उसे अपनी स्ट्रेंथ को जितना पॉसिबल हो उतना हाइड करने और एक गिल्ड ज्वाइन करके रैंक अप करने और अपना स्टेटस बिल्ड करने के लिए भी कहता है। एलिया उससे उसकी मैजिक कैपेसिटी और उसके मैजिक हैंडलिंग का सीक्रेट पूछती है। वो रिवील करता है कि उसकी मैजिक कैपेसिटी 1,98,000 है और प्रिंसेस अपना हेड नोट करती है और रिवील करती है कि उसकी मैजिक कैपेसिटी 2 लाख है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है, जिसे देखकर रयोमा हैरान हो जाता है। वो उसे बताती है कि जो लोग असामान्य रूप से उच्च जादुई क्षमता के साथ पैदा होते हैं उन्हें अक्सर अपनी जादू को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है और उन्हें अपनी जादुई क्षमता को प्रबंधित करने के तरीके सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन किसी कारण से रयोमा बहुत कुशलता से जादू का उपयोग करने में सक्षम है। वे एक ऐसे जानवर को पालतू बनाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक हैं, लेकिन वे रयोमा को लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे केवल कीचड़ जैसे जीवों को ही पालते हैं जिनमें ज्यादा अनुकूलता नहीं होती है। जमाल रयोमा को निराश न होने के लिए कहता है क्योंकि उसमें एक साहसी व्यक्ति के अधिक गुण है, जैसे कि युद्ध कौशल और जीवित रहने की प्रवृत्ति। फिर वे एक साहसी लोगों के संगठन में जाते हैं जहां उसे एक परीक्षा देनी होती है। एक बहुत ही डरावना आदमी रेल के कौशल का परीक्षण करने आता है और उसे एक धनुष और तीर देता है और बिना एक भी तीर छोड़े सभी 5 लक्ष्यों को हिट करने के लिए कहता है और पीछे हट जाता है। रयोमा अपने तीर निकालता है और उन्हें अद्भुत गति से मारना शुरू कर देता है और बिना असफल हुए हर लक्ष्य को भेद देता है। इतना ही नहीं, वह हर लक्ष्य के बिल्कुल बीच में भी मारता है। अगले कार्य में उसे एक साथ कई चलती हुई वस्तुओं को मारना होता है और इस बार 5 लक्ष्यों के बजाय 50 लक्ष्य होने वाले हैं। लक्ष्य मशीन से तेजी से निकलने लगते हैं और सभी के आश्चर्य के लिए वह पहले से भी अधिक गति से उन्हें मारना शुरू कर देता है बिना किसी को भी चूके। आखिर 4 लक्ष्यों को एक साथ मारा जाता है और सभी के आश्चर्य के लिए वह एक साथ 4 तीर मारने में सक्षम होता है और उन सभी को मार देता है। जैसे ही वह खत्म करता है, वह आदमी उस पर एक चाकू फेंकता है जिसे वह पकड़ लेता है और उस पर वापस फेंक देता है। इससे पहले कि वह उस पर हमला करने के लिए कूदता, वह आदमी उसे रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि यह उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति की परीक्षा थी और वह पहला व्यक्ति है जो न केवल हमले से बच पाया बल्कि पलटवार भी कर पाया। वह बताता है कि वह इस संगठन का नेता है और रयोमा को बताता है कि उसे संगठन में स्वीकार कर लिया गया है और शुरुआत के लिए उसे रैंक की चाबी दी जाती है। वह उसे अपने स्तर की किसी भी नौकरी के अवसर के लिए नोटिस बोर्ड की जांच करने की भी सलाह देता है। वह जाता है और घर की सफाई की आवश्यकता वाली नौकरी की सूची में से एक को देखता है और वह खुद सोचता है कि यह उसके और उसके सफाई करने वाले कीचड़ के लिए एकदम सही काम है। वह नौकरी लेता है और अगले दिन अपने कीचड़ को पैक करता है और घर जाता है। एक बूढ़ी बिल्ली वाली लड़की दरवाजा खोलती है। जब वह खटखटाता है, जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, घर से एक दुर्गंध आने लगती है। वह उसके हाथ पकड़ लेती है और नौकरी लेने के लिए उसे धन्यवाद देते हुए रोने लगती है, जिससे रयोमा को उसकी समस्या के पैमाने पर संदेह होता है। बिल्ली वाली महिला का नाम मिनगा है और वह रयोमा को बताती है कि उसका घर एक विशाल कचरा डंप के बगल में बना है और एक दिन अचानक दीवार गिर गई और भारी मात्रा में कचरा उसके तहखाने में बह गया। कचरे की मात्रा इतनी अधिक थी कि कोई भी उस पर काम नहीं करना चाहता था और वह तब से दुख में जी रही है। वह रयोमा से समस्या की हद देखने के बाद न जाने की विनती करती है और वह वादा करता है कि वह नहीं जाएगा। वे घर के अंदर जाते हैं और रयोमा आश्चर्य से देखता है कि कितना कचरा जमा हो गया है। वह फैसला करता है कि इस समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका शुरू से शुरू करना है। वह उठता है, अपने कीचड़ को इकट्ठा करता है और आसपास के कचरा डंप में जाता है, जहां वह अपनी सफाई करने वाले कीचड़ को सभी जमा हुए मलबे की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सफाई करने वाले कीचड़ अपना काम खत्म कर लेते हैं और वह दीवारों के हर एक धब्बे को तब तक साफ करने के लिए अपनी जादुई क्षमताओं के साथ साथ सफाई करने वाले कीचड़ का उपयोग करता है जब तक कि वह बिल्कुल नया न दिखने लगे। फिर वह माया के घर की ओर बढ़ता है और जगह को कीटाणु रहित करने और सफाई करने वाले कीचड़ का उपयोग करके उसे एकदम साफ बनाने से पहले सभी कचरे की देखभाल करने के लिए अपने कीचड़ का उपयोग करना शुरू कर देता है। वह दीवार में बने विशाल छेद को भरने के लिए अपनी पृथ्वी जादू का भी उपयोग करता है, जिससे माया इतनी खुश हो जाती है कि वह फिर से रोने लगती है। वह नौकरी पूरी होने का फॉर्म पर हस्ताक्षर करती है और काम करने के लिए आभार के टोकन के रूप में बड़ी रकम भी जोड़ती है। वह वापस संगठन जाता है और इनाम इकट्ठा करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, संगठन के नेता ने उससे संपर्क किया और उसे अपने कमरे में बुलाया और वे बैठ गए। वह माया के घर पर किए गए काम के लिए उसे धन्यवाद देता है और उससे एक एहसान मांगता है। वह उसे बताता है कि पास के सार्वजनिक शौचालय लंबे समय से साफ नहीं किए गए हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने और स्थिति से निपटने को तैयार नहीं है। वह सोचता है कि रयोमा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे निपटेगा, इसलिए वह सहमत हो जाता है। वह अपने सफाई करने वाले कीचड़ को फिर से काम पर ले जाता है और विशाल सार्वजनिक शौचालय में प्रवेश करने से पहले सुरक्षात्मक कपड़े पहन लेता है। जैसे ही गेट खुलता है, सड़ते हुए पदार्थ से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगता है, लेकिन वह दृढ़ रहता है और अंदर चला जाता है। वह इस स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह से चकित हो जाता है और तुरंत काम पर लग जाता है। शुक्र है कि माया के घर पर सफाई करने वाले कीचड़ को इतना भोजन मिला कि वे जल्दी से बढ़ और गुणा करने में सक्षम थे, जिससे कार्य में तेजी आई। लेकिन फिर भी 30 शौचालयों में से एक को साफ करने में बहुत समय लगा। जब तक उसने शौचालय को कीटाणु रहित किया, उसने देखा कि एक घातक जहर रिस रहा था और वह जल्दी से बाहर निकल गया। वह ड्यूक के परिवार और संगठन के नेता के साथ एक बैठक बुलाता है और उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करता है। वे इस खबर से चकित हैं और कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शौचालयों को साफ करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में जहर रिसते हुए शौचालय में जाने को तैयार हो। रयोमा उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है और वह अकेला ही अंदर जाएगा क्योंकि उसके पास जल्दी से ठीक होने और ठीक होने के लिए पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है।
ड्यूक का परिवार उसे जाने देने में हिचकिचा रहा है, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वे अंततः सहमत हो जाते हैं। वह उनसे कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें बाहर तैनात करने के लिए कहता है ताकि कोई भी शौचालय के पास न जाए। अगले दिन वह शौचालय के अंदर था और एक साथ सभी को साफ करना शुरू कर दिया। रात में कुछ रिकवरी पोषण पीने के लिए बाहर निकलता और फिर काम पर वापस चला जाता। जब तक सुबह होती है वह अपना काम खत्म कर चुका होता है और मियां द्वारा अभिवादन किया जाता है, जो बाहर तैनात साहसी लोगों में से एक थी। वे सभी उसे उसके महान काम के लिए बधाई देते हैं और वह अपने घर चला जाता है। जिस तरह से उसे अपने पिछले जीवन में याद है, आधी रात के बाद काम करना उसके लिए सामान्य था। तब भी उसकी माँ हमेशा बिना सोए उसका इंतजार करती थी। जब उसकी मृत्यु हो गई और वह कितना अकेला था, उसे याद करके उसे दर्द होता है। वह घर में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ड्यूकोमील का पूरा परिवार उसका स्वागत करता है और सभी को उसका इंतजार करते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब माँ की पत्नी उसे सांत्वना देती है तो वह रोने लगता है। जब रयोमा अगली सुबह उठता है और नाश्ते के लिए नीचे जाता है तो इलिया उसे शानदार भोजन के साथ स्वागत करती है और उसे एक एहसान मांगती है। उसने उसे जादू से खेलने का तरीका सिखाने के लिए कहा, जिसे रयोमा स्वीकार करता है और शानदार नाश्ता करने के बाद वे सभी बाहर जाते हैं। पहली जादू जो वह इलिया को सिखाता है वह पानी और हवा के जादू की मदद से बुलबुले बनाना है। पहले उसे कुछ समस्याएं होती हैं क्योंकि उस बुलबुले उसके जितने मजबूत नहीं होते हैं और आसानी से फूट जाते हैं, जबकि उसके बुलबुले बहुत मजबूत होते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने वास्तविक रूप में रहते हैं। वह उसे विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए पानी का जादू करना भी सिखाता है और जब वह उससे खेल रही होती है तो वह ऊंट से अनुरोध करता है कि वह खुद को कुछ आक्रामक जादू सिखाए, क्योंकि उसमें अभी तक उन क्षमताओं की कमी है। ऊंट निश्चित रूप से सहमत होता है और उसे आग के तीर का उपयोग करना सिखाकर शुरू करता है। आश्चर्यजनक रूप से रयोमा आसानी से आग के तीर चलाने में सक्षम है और इसे सीखने में बहुत अधिक समय बिताने के बजाय वह ऊंट द्वारा झात सभी विभिन्न प्रकार के आक्रामक जादू, जैसे कि आग की दीवार, बर्फ की दीवार, बर्फ के तीर, पानी का भंवर आदि पर आगे बढ़ता है। अंत में ऊंट उसे बताता है कि उसने उसे वह सब कुछ पहले ही सिखा दिया है जो वह जानता है और उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तभी परिवार का बटलर रयोमा से पूछता है कि क्या वह स्थानिक जादू जानता है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह कुछ स्थानिक जादू जानता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन और स्टोरेज बनाना। पिता ने उसे अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं को दिखाने के लिए कहा, जिसे रयोमा करने में सक्षम है। वह उसे बताता है कि वह उसे वार्प जादू सिखा सकता है, जिससे वह लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट कर पाता है। रयोमा परमानंदित होकर उसे धन्यवाद देता है और बाद में वह ताना जादू सीखने में सक्षम हो जाता है। वह रयोमा को एक आयामी भंडारण बनाना भी सिखाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है ताकि मेडेलिन सामानों का परिवहन कर सके और जीव भी उसमें रह सके। रयोमा को वह जादू सीखने में पूरा दिन लग जाता है, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तब तक वह सफलतापूर्वक एक आयामी भंडारण जादू कर पाता है और अब उसके पास अपने सभी कीचड़ों को बहुत आसानी से परिवहन करने की क्षमता है। अगले दिन वे सभी शहर की लोहे की खदानों की यात्रा करते हैं और रयोमा, एलिया और उसके दल के साथ खदान शाफ्ट में प्रवेश करते हैं ताकि उसमें रहने वाले राक्षसों से छुटकारा मिल सके। शाफ्ट से गुजरते समय उन्हें एक विशाल गुफा मैंटिस रोक लेता है, जो बहुत मजबूत राक्षस नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत तेजी से गुणा कर सकता है, इसलिए उनकी विशाल भीड़ एक समस्या हो सकती है। बाकी लोग एलिया को अकेले गुफा मैंटिस से निपटने देते हैं। मैंटिस उसकी ओर बढ़ने लगता है और वह एक बर्फीले तीर का उपयोग करती है, लेकिन निशाना चूक जाती है। मैंटिस उसकी ओर दौड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर हमला कर पाता, वह उसे दूसरे बर्फीले तीर से मार देती है। रयोमा अपने बेहतर कीचड़ों का उपयोग शरीर को साफ करने के लिए करता है और वे आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें गुफा मैंटिस का एक समूह मिलता है और इस बार रयोमा उनसे निपटने का फैसला करता है। वह उनकी ओर दौड़ता है, अपनी कटारें निकालता है और उन पर कूदने से पहले खुद को मजबूत करने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। एक के बाद एक उन्हें मार डालता है। वह अपना कीचड़ निकालता है और सफाई शुरू करता है जब एलिया दूर कुछ देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। यह एक धातु कीचड़ निकलता है जिसे वह पकड़ लेती है और रयोमा को जादू सिखाने के लिए एक उपहार के रूप में सौंप देती है। रयोमा उपहार से बहुत खुश होता है और वे शाफ्ट में रहने वाले बाकी राक्षसों को मारकर बाहर आ जाते हैं। कीचड़ की जांच करते समय रयोमा के दिमाग में कुछ आता है और वह मिट्टी से लोहे के अयस्क को निकालने और उसे लोहे की सिल्ली में बदलने के लिए जादू के संयोजन का उपयोग करता है। इससे ड्यूक आश्चर्यचकित हो जाता है और वह रयोमा को शहर के एक व्यापारी के पास ले जाता है, जहां रयोमा अविश्वसनीय रूप से बढ़िया चीजें बनाने की अपनी क्षमता दिखाता है। एक व्यापारी तुरंत रयोमा के उत्पाद को बेचने के लिए सहमत हो जाता है और जमील उसे आश्वस्त करता है कि व्यापारी एक भरोसेमंद व्यक्ति है। अगले दिन गिल्ड मास्टर कई साहसी लोगों को एक बैठक के लिए बुलाता है और उन्हें बताता है कि उनका अगला काम एक और खदान शाफ्ट को साफ करना है जो राक्षसों से भरा हुआ है। अगले दिन उसे कुछ साहसी लोगों द्वारा उसके घर से एक गाड़ी में ले जाया जाता है और प्रत्येक खदान शाफ्ट में ले जाया जाता है, जहां गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करता है। वह उन्हें जानकारी देता है और बताता है कि शाफ्ट के अंदर उन्हें गुफा मैंटिस, चूहों और गुफा चमगादड़ों से निपटना होगा। अकेले वे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़े समूहों में वे एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। साहसी लोग अंदर जाते हैं और चलते समय वे फैसला करते हैं कि जमीन पर रहने वाले राक्षसों से बाकी लोग निपटेंगे, जबकि उड़ने वाले राक्षसों का ध्यान रयोमा रखेगा, क्योंकि वह समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आक्रामक जादू जानता है। क्षेत्र को साफ करने के बाद वे एक छोटे से ब्रेक के लिए शाफ्ट छोड़ देते हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत है और वास्तव में गिल्ड मास्टर उन्हें सूचित करता है कि लगभग 500 गोब्लिन ने कुछ साहसी लोगों को घेर लिया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। वह सभी को बताता है कि वे उन्हें बचाने और गोब्लिन को हराने जा रहे हैं। वे सभी काल कोठरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए गोब्लिन की संख्या का बहुत गलत अनुमान लगाया गया था। 500 के बजाय 2000 से अधिक गोब्लिन थे। साहसी लोग उनसे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके तीर खत्म होने लगते हैं और वे कितने भी मार लें, गोब्लिन का कोई अंत नहीं दिखता है।
रायोमा हर साहसी को एक ध्वनि प्रूफ बाधा के अंदर ढकने का फैसला करता है और अपने आयामी भंडारण से अपने कीचड़ों को छोड़ने से पहले ध्वनि विस्फोटों का उपयोग करता है। कीचड़ सभी गोब्लिन पर हमला करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। हालांकि वे जश्न मना पाते, गोब्लिन का कमांडर अन्य हॉबगोब्लिन के झुंड के साथ गुफा से निकला, लेकिन रायोमा अपने कीचड़ों और अन्य साहसी लोगों के साथ किसी को भी मारे बिना गोब्लिन को मार गिराने में सक्षम था। अंत तक हर कोई गोब्लिन कीचड़ से ढका हुआ है, लेकिन उसके पास मौजूद क्लीनर कीचड़ की बदौलत खोज समाप्त करने और घर लौटने से पहले वे सभी साफ हो जाते हैं। अपने आगमन पर वह ड्यूक के परिवार से मिलता है और सभी के आश्चर्य के लिए उन्हें बताता है कि वह अब से अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है और उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उन्होंने उसके लिए की। वह बताता है कि इतने समय तक वह लगातार उन सभी से मदद लेता रहा है और उसने खुद कुछ भी नहीं किया है। अब तक वह केवल इस शहर की यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि ड्यूक के परिवार ने उसे उनके साथ रहने के लिए उदारतापूर्वक आमंत्रित किया था और फिर उन्होंने ही उसे बपतिस्मा लेने में मदद की थी, इससे पहले कि वे उसे बीस्ट टेमिंग गिल्ड और फिर एडवेंचरर्स गिल्ड ले गए थे। वही थे जो उसे अपने घर पर रख रहे थे, उसे खाना दे रहे थे और यहाँ तक कि उसे आक्रामक जादू और स्थानिक जादू की कलाओं में प्रशिक्षित भी कर रहे थे। उन्होंने उसे उस व्यापारी से मिलने में भी मदद की ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके। ड्यूक के परिवार से ये सभी एहसान पाना, जब वे बदले में कुछ नहीं चाहते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसे बिगाड़ रहा है और अगर यह जारी रहा तो वह खुद से दूर हो सकता है। जुमो उसकी ओर देखता है और कहता है कि उसे पहले से ही इस बात का आभास था कि एक दिन वह ऐसा कह सकता है। स्टेला, एलिया और उसकी माँ दोनों इस खबर से बहुत दुखी थीं और उन्होंने उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रायोमा अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे यह किसी भी कीमत पर करना होगा और जेम ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि यह उसके व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छा है। हालांकि ड्यूक ने कुछ शर्तें रखी। सबसे पहले वह हर कुछ महीनों में उनसे मिलने जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि वह ठीक है। इसके अलावा वह हर हफ्ते उन्हें पत्र भेजता रहेगा जिसमें उसके कारनामों और किसी भी घटना के बारे में बताया जाएगा और जब भी वह इस शहर में आएगा तो वह उसके साथ रहेगा। वह उन सभी पर सहमत हो जाता है, लेकिन एलिया भी एक आखिरी अनुरोध के साथ उसके पास आती है। वह उससे 3 साल में मिलने के लिए कहती है जब उसे अपने स्कूल से लंबी छुट्टी मिलेगी और फिर 6 साल में फिर से मिलने के लिए जब वह स्नातक हो जाएगी। वह उससे सहमत हो जाता है और उसे उन सभी विभिन्न राक्षसों के बारे में बताया जाता है जिनका वह सामना कर सकता है, जिनके बारे में वह नहीं जानता है क्योंकि उसने कभी जंगल के बाहर उद्यम नहीं किया है। वे उसे एक विशेष पक्षी के बारे में भी बताते हैं जिसका प्रजनन का मौसम हर जगह होता है और जिसे पालतू बनाना विशेष रूप से कठिन माना जाता है। उसके पंख एक बेशकीमती संपत्ति है और उनके आर्थिक मूल्य के अलावा वे देखने में बहुत सुंदर होते हैं। एक बार जब वे आकाश भर देते हैं तो रायोमा प्रजनन के मौसम आने पर वापस आने का वादा करता है ताकि वह उन सभी के साथ मिलकर उस घटना को देख सके। जमील ने रायोमा से उसकी आगे की योजनाओं के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि फिलहाल वह अपना लॉन्ड्री का व्यवसाय खोलने जा रहा है जिसकी सफलता की बहुत अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि हर बार जब किसी साहसी के उपकरणों पर गोब्लिन कीचड़ लग जाता है तो उन्हें उपकरण छोड़ने और नया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन अगर वह उन्हें साफ कर सके तो यह सभी के बहुत सारे पैसे बचाएगा। जंबो के पिता उसे अपने विचार के साथ एक बार फिर व्यापारी से मिलने की सलाह देते हैं क्योंकि वह इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। वह एलिया के साथ व्यापारी से मिलता है और उसे क्लीनर कीचड़ दिखाता है जिससे व्यापारी पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। वह रायोमा के साथ पैसे कमाने की संभावना से बहुत खुश होता है और उसे व्यापारी गिल्ड में शामिल होने की पेशकश करता है क्योंकि इसके अपने फायदे हैं। रायोमा सहमत हो जाता है, इसलिए वह उसे और एलिया दोनों को एक बूढ़ी महिला के पास ले जाता है जो कीचड़ की एक पूरी नई नस्ल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है और उसे भरने के लिए एक आवेदन पत्र देती है। फिर वह एक किताब निकालती है, उसे एक नक्शा देती है और उसे वह स्थान दिखाती है जहां वह अपनी दुकान लगाएगा। वह दुकान की वर्तमान स्थिति पर शोक व्यक्त करती है क्योंकि वह बहुत खराब है, लेकिन स्थान बहुत अच्छा है और वह उसे इसके लिए एक अच्छा सौदा देगी। वह व्यापारी और एलिया के साथ उस स्थान पर जाता है और इलाके से प्रसन्न दिखता है क्योंकि यह साहसी गिल्ड और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के बहुत केंद्रीय क्षेत्र में है। वह स्थान खरीदने का फैसला करता है और सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, एसिड कीचड़ और पूरे क्षेत्र को साफ करने के लिए मेहतर कीचड़ का उपयोग करके क्षेत्र की सफाई शुरू करता है। फिर उसने ह्यूजेस और अन्य लोगों की मदद से अपने प्रतिष्ठान की नींव रखना शुरू कर दिया। निर्माण पूरा होने के बाद वह साहसी लोगों से मदद लेता है और पूरी इमारत को रंगना शुरू कर देता है। अंत में इमारत पूरी होने के बाद एलिया की मदद से वह इमारत के सामने एक लॉन बनाता है ताकि उसे थोड़ी सी पहचान मिल सके। उस शाम बाद में वह फिर से चर्च जाता है और स्वर्गीय दुनिया में ले जाया जाता है, लेकिन इस बार केवल एक ही देवता उपलब्ध था क्योंकि उसने कहा कि अन्य 2 पृथ्वी पर पिकनिक मनाने गए थे। वह उसे बताता है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है और उसे सलाह देता है कि वह जान ले कि वह अभी भी अपने बचपन के रूप में है और भले ही उसके पास एक वयस्क का दिमाग है फिर भी वह एक बच्चे की तरह भावनाओं को महसूस करता है और अगर वह सावधान नहीं रहा तो वे उसे अभिभूत कर सकती हैं। हालांकि इससे पहले कि वह उससे विवरण के बारे में पूछ पाता उसे वापस अपनी दुनिया में ले जाया गया। रायोमा अपनी लॉन्ड्री सेवा का नाम बांस का जंगल रखता है और अपने तैयार व्यवसाय को देखने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित करते हुए एक विशाल दावत देता है। भव्य उद्घाटन से एक दिन पहले अगले दिन वह एलिया के साथ कड़ी मेहनत करता है और सभी के लिए खाना बनाता है और ऐसा करते समय उसे व्यापारी द्वारा बुलाया जाता है जो उसके लिए 2 संभावित सहायक लाया था। सहायक जुड़वा निकलते हैं। वे रायोमा के प्रति आशंकित दिखते हैं क्योंकि उसकी उम्र केवल 11 वर्ष है और उसने पहले से ही एक व्यवसाय स्थापित कर लिया है। वह उन्हें इमारत के चारों ओर ले जाता है, उन्हें दिखाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। वह उन्हें सूचित करता है कि उन्हें ग्राहकों को थैले देने होंगे ताकि वे अपने सभी कपड़े उनमें डाल सकें और फिर उन्हें धोने के लिए दे सकें। थैलों को पीछे के कमरे में पहुंचाना होगा जो क्लीनर और मेहतर कीचड़ों से भरा हुआ है, जो कपड़ों से सभी गंदगी और कीचड़ को जल्दी से साफ करते हैं और फिर उन्हें धातु कीचड़ के पास भेजते हैं जो सभी झुर्रियों को दूर करता है और कपड़ों को ऐसे कुरकुरा बनाता है जैसे कि उन्हें इस्त्री किया गया हो। वह यह भी बताता है कि इस लॉन्ड्री व्यवसाय में पानी शामिल नहीं है क्योंकि कीचड़ बस गंदगी को खा रहे हैं, इसलिए कपड़ों को सुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसने उनसे दावत में उसकी मदद करने के लिए कहा क्योंकि मेहमान आ गए हैं।
वह हर कोई जिसे वह जानता है दावत के लिए आता है और जुड़वां इस बात से हैरान है कि ये लोग रायोमा पर कितना भरोसा करते हैं। दावत खत्म होने के बाद रायोमा उन्हें उनके रहने के क्वार्टर दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या वे उसके साथ काम करना चाहेंगे, और वे उसे बताते हैं कि वे पहले निश्चित नहीं थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें उससे बहुत कुछ सीखना है और वे उसके लिए काम करना पसंद करेंगे। भव्य उद्घाटन का दिन आता है, लेकिन रायोमा बहुत आशावादी नहीं है क्योंकि उसने अभी तक अपनी जगह का ठीक से विज्ञापन भी नहीं किया है। वह अपनी लॉन्ड्री व्यवसाय के लिए कुछ विज्ञापन पोस्ट करने के लिए साहसी गिल्ड जाने का फैसला करता है और यह देखकर चौंक जाता है कि मियां ने पहले से ही उसकी जगह का विज्ञापन करते हुए एक पोस्टर लगा दिया है। फिर वह नोटिस बोर्ड को देखता है और एक खोज लेने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिन काफी खाली रहेगा। वह एक छोटी खदान में जाता है और खोज के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए कुछ राक्षसों को मार डालता है। वह गिल्ड लौटता है, इनाम इकट्ठा करता है और बांस के जंगल में वापस चला जाता है। वह कोने के चारों ओर मुड़ता है और यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि उसका प्रतिष्ठान पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। भीड़ के कारण वह अंदर भी नहीं जा सका और उसे अंदर जाने के लिए अपने ताना जादू का उपयोग करना पड़ा। वह जल्दी से काम पर वापस लग जाता है और कपड़े लगाना शुरू कर देता है। दिन खत्म होने और सभी के चले जाने के बाद वह यह देखकर चौंक जाता है कि आज कितने लोग आए और उसे एहसास होता है कि जुड़वाओं को पूरे दिन आराम करने का समय नहीं मिला। वह फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करेगा और अगले ही दिन वह व्यापारी गिल्ड की बूढ़ी महिला से मिलता है और उससे अधिक कर्मचारियों को प्राप्त करने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए कहता है। अगले दिन बांस का जंगल पहले दिन से भी बेहतर था। ग्राहक और भी अधिक संख्या में आए और वे उसकी प्रदान की जा रही सफाई से वास्तव में संतुष्ट दिखते थे। उसे वास्तव में एहसास होता है कि यदि उसका व्यवसाय इसी अनुपात में बढ़ता रहा तो उसे काम करने के लिए और भी कई व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। इसलिए वह संभावित कर्मचारियों से मिलने के लिए गिल्ड वापस जाता है। वह उस कमरे में प्रवेश करता है जो विभिन्न उम्र के लोगों से भरा हुआ है जो नौकरी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे रायोमा को देखते हैं वे चौंक जाते हैं। रायोमा को एहसास हुआ कि बहुत से लोग 11 साल के बच्चे के अधीन काम नहीं करना चाहेंगे, चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना हो। इसके अलावा वह उम्मीदवारों को यह भी सूचित करता है कि यदि वे उसके लिए काम करना चुनते हैं तो उन्हें कीचड़ों के साथ काम करना होगा जिन्हें अन्य कर्मचारियों के रूप में भी माना जाना चाहिए। उसके बाद उसने उनसे कहा कि उनमें से जिन्होंने फैसला किया है कि वे काम नहीं करना चाहते हैं वे जैसे ही चाहें जा सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा एक युवा लड़की और एक बूढ़े व्यक्ति के अलावा लगभग हर कोई कमरा छोड़ गया। उसने पूछा कि क्या उन्हें उसके साथ काम करने में कोई समस्या है और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अपना परिचय वी और ले के रूप में दिया जो एक पड़ोसी राष्ट्र से एक पिता और बेटी हैं जो यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं। वे उसे यह भी बताते हैं कि उनमें से एक की टांग टूट गई है, लेकिन रायोमा उन्हें बताता है कि यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह देखता है कि दोनों छिपे हुए हथियार ले जा रहे हैं और उनके बारे में उनसे पूछताछ करता है। वे यह देखकर हैरान हैं कि उसने इसे नोटिस किया और तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन वे जल्द ही शांत हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे पड़ोसी राष्ट्र द्वारा नियुक्त पूर्व हत्यारे हैं, लेकिन युद्ध में उनके नियोक्ता की मृत्यु हो गई और उन्हें उस राष्ट्र से भागना पड़ा और अब उन्होंने हथियारों का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया है। वे तथ्य छिपाने के लिए उससे माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि वे चले जाएंगे, लेकिन रायोमा उन्हें बताता है कि उसे उनके अतीत से कोई समस्या नहीं है और यदि वे काम करना चाहते हैं तो वह उन्हें काम पर रखने को तैयार है। पिता और बेटी दोनों सदमे में हैं और वे उसे बताते हैं कि निश्चित रूप से वे काम करने को तैयार होंगे। रायोमा उनसे उनके वेतन के बारे में पूछता है, लेकिन वे जवाब देते हैं कि वे केवल रहने के लिए किसी भी बुनियादी जगह चाहते हैं, बस इतना ही। रायोमा जवाब देता है कि उनके पास एक पर्याप्त वेतन के अलावा अपना छात्रावास होगा। वह उन्हें प्रतिष्ठान के लिए गार्ड के रूप में भी नियुक्त करता है क्योंकि उनका सैन्य पृष्ठभूमि है। वे बहुत खुश होते हैं और उस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। वह उन्हें बांस के जंगल में वापस ले जाता है जो हमेशा की तरह ग्राहकों से पूरी तरह से भरा होता है। वह उनका परिचय जुड़वां कार्ला और कैलम से करवाता है और वे काम करना शुरू कर देते हैं। दिन का काम खत्म होने के बाद वह फे और ली को पीछे के कमरे में ले जाता है और फी को लिटा देता है इससे पहले कि वह अपना हीलिंग कीचड़ निकालता है। न तो फे और न हीली ने कभी ऐसा कीचड़ देखा होता है। वे उससे इसके बारे में पूछते हैं। रायोमा उन्हें एक प्रदर्शन देने का फैसला करता है और हीलिंग कीचड़ों में से एक को कुछ ही सेकंड में फी की टांग ठीक करने देता है। वह उठता है और यह जानकर चौंक जाता है कि उसकी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई है और वह और ली दोनों आंसू बहाते हुए उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि एक हीलर को उसकी टांग ठीक करने में बहुत पैसा लगता है। अगले दिन फिर से बांस का जंगल ग्राहकों से भरा होता है और उसे एहसास होता है कि उन्हें और कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए वह गिल्ड वापस जाता है और अधिक कर्मचारियों और एक रसोई का अनुरोध करता है। अगले दिन वह नए कर्मचारियों से मिलने जाता है और वे उसी गांव की 3 लड़कियां निकलती हैं जिनका नाम फिना, मारिया और जेन है। बूढ़ी महिला एक रसोईया सेल्मा को भी प्राप्त करने में सक्षम थी जो एक सराय में काम करती थी। वे सभी उसके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं और सेल्मा की अद्भुत पाक कला के साथ रायोमा के लिए काम करने वाले सभी लोग खुश और संतुष्ट हैं। अगले दिन वह व्यापारी से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि उसे और अधिक जल रोधक कपड़े चाहिए क्योंकि मेंढक के शिकार का मौसम आ रहा है और लोग जल रोधक कपड़े चाहेंगे। वह स्वीकार करता है और कपड़ा बनाने के लिए एक परित्यक्त पुरुषों की खदान में जाने लगता है और उसके साथ एलिया भी जाती है जो अपनी वायलिन का अभ्यास करना चाहती है क्योंकि वह बताती है कि प्रजनन के मौसम के दौरान दिखाई देने वाले विशेष पक्षियों को केवल संगीत की मदद से ही पालतू बनाया जा सकता है। वह एलिया और उसके पूरे परिवार के लिए एक गुड़िया भी बनाता है। अतिरिक्त कर्मचारियों को शामिल करने के कारण बांस का जंगल बिना किसी बाधा के चल रहा है, जिससे रायोमा को खोज करने और कपड़ा बनाने के लिए खदान शाफ्ट का दौरा करने का समय मिल जाता है। वह युद्ध के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मेहतर कीचड़ का भी उपयोग करता है। जब वह बांस के जंगल में लौटता है तो कैलम फोन करता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने अपना लाभ 3 गुना कर लिया है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अचानक रायोमा को याद आता है कि उसने उन्हें अभी तक कोई छुट्टी या सवैतनिक अवकाश नहीं दिया है। वह जल्दी से कर्मचारियों के लिए कई सवैतनिक अवकाशों का आयोजन करता है जिसे वे एक चक्र में ले सकते हैं। इससे कर्मचारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में सवैतनिक अवकाश की कोई अवधारणा नहीं है।
हर कोई इस विकास से बहुत खुश है और कहता है कि उन्होंने कभी इतने अच्छे व्यक्ति के साथ काम नहीं किया। अगले दिन वह फिर से गिल्ड जाता है और इस बार रिसेप्शनिस्ट उसे सूचित करता है कि हाल ही में एक समूह ने एक दुर्लभ कीचड़ नस्ल पाई है और उसे बेचना चाहता है। वे बीस्ट टेमर गिल्ड गए लेकिन उन्होंने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। रायोमा जल्दी से उनके ठिकाने का विवरण प्राप्त करता है और उनसे मिलता है। वे सभी इस तथ्य से दुखी थे कि वे कीचड़ नहीं बेच पाए, लेकिन रायोमा ने अंततः उन्हें बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लिया, जिससे दोनों पक्ष खुश हो गए। फिर वह खदान में टेलीपोर्ट करता है और दुर्लभ कीचड़ को पालतू बनाता है, जो एक रक्त कीचड़ निकलता है जो जीवों से तुरंत खून चूस लेता है। फिर से उसे अगले दिन उसके साथ आने के लिए कहती है क्योंकि वह अपने परिवार से हेमिंग मैजिक सीखने जा रही है। रायोमा ड्यूक के परिवार के साथ जाता है और विभिन्न जानवरों को पालतू बनाने में एक बहुत ही दिलचस्प सबक लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि जर्मन की पत्नी एक उत्कृष्ट टेमर है और उसने 100 से अधिक बहुत खतरनाक भेड़िया प्रकार के जानवरों को पालतू बनाया है और जनरल के पिता और भी प्रभावशाली हैं क्योंकि उनके पास लगभग 20 पालतू ड्रैगन उनके अधीन है। आखिरकार प्रकोप का दिन आता है और जैसा कि वादा किया गया था, रायोमा ड्यूक के परिवार के साथ तालाब पर जाता है जहां वे कई फुर्तीले पक्षियों को उड़ते हुए और तालाब के अंदर मेंढकों का शिकार करते हुए देखते हैं। कई अन्य साहसी भी मेंढकों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनसे दवा बनाई जा सकती है। एक साहसी किनारे के पास जाता है और अपनी बांसुरी निकालता है। पक्षियों में से एक को पालतू बनाने की कोशिश करता है। वह उनके लिए एक गाना बजाने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षियों को गाना पसंद नहीं आता, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और वह अपनी तलवार निकालता है। पक्षियों में से एक को बलपूर्वक वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी हवा के जादू से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह सीधे ड्यूक के परिवार की ओर भागने लगता है और पानी में गिर जाता है। शुक्र है कि ऊंट और रायोमा दोनों ने अपनी मिट्टी की दीवार के जादू का उपयोग करके उसकी जान बचाई। अचानक पक्षियों के बीच से एक बहुत तेज आवाज निकलती है जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती हुई लगती है, लेकिन शुक्र है कि रायोमा पूरी तरह से ठीक लगता है क्योंकि उसके आंकड़े उत्कृष्ट हैं। वह उस पक्षी का पता लगाता है जो वह आवाज निकाल रहा था और उस पर अपने मौन जादू का उपयोग करता है, जिससे झुंड भाग जाता है। बाकी लोग जल्दी से अन्य साहसी लोगों की मदद करते हैं, उनके घावों की देखभाल करते हैं और जनरल के पिता ने रायोमा को समझाया कि जिस पक्षी ने वह तेज आवाज की थी वह एक विशेष फुर्तीला पक्षी था जो बहुत दुर्लभ होता है। रायोमा और अन्य लोग पक्षियों के लौटने का इंतजार करते हुए तालाब के पास रुकते हैं, लेकिन सूर्यास्त का समय करीब आ गया होता है। जब उन्होंने यह सोचकर जाने का फैसला किया कि पक्षी नहीं आ रहे हैं तो झुंड फिर से प्रकट होता है और पानी के अंदर बैठ जाता है। हेलिया अपनी वायलिन निकालती है और एक सुंदर धुन बजाना शुरू करती है तो सभी शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी के आश्चर्य के लिए पक्षी उसके संगीत में उसका साथ देना शुरू कर देते हैं और साथ में गाना शुरू कर देते हैं। वह बजाती रहती है और गाना खत्म होने तक 9 अलग अलग फुर्तीले पक्षी उसे घेर लेते हैं और वह उनके साथ एक सफल अनुबंध करने में सक्षम हो जाती है। रायोमा फैसला करता है कि वह भी कोशिश करेगा और वह अपनी गिटार निकालता है जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई है और एक समान रूप से सुंदर धुन बजाना शुरू कर देता है और आश्चर्यजनक रूप से उसकी धुन सुनकर वह विशेष दुस्वप्न फुर्तीला पक्षी जिसने वह आवाज की थी आता है और बैठ जाता है। गाना खत्म होने तक उसने खुद को पक्षियों के एक समूह से घेर लिया है जिसमें दुस्वप्न पक्षी भी शामिल है जिसके साथ वह एक सौदा कर सकता है। अचानक इलिया ने कहा कि उसका एक पक्षी एक उन्नत श्रेणी में है और स्पष्ट रूप से एक प्रेत अंग या पक्षी के रूप में जाना जाता है। यह रायोमा के दुस्वप्न पक्षी का समकक्ष है क्योंकि उनमें से एक अंधेरे जादू का उपयोग करता है जबकि दूसरा प्रकाश जादू का उपयोग करता है। वे अपने घर वापस जाते हैं और एक बड़ी पार्टी करते हैं, जिसके बाद रायोमा और एलिया दोनों बात करने के लिए एक कमरे में जाते हैं। एलिया अगले दिन अपने स्कूल जा रही है और कम से कम 3 साल और लगेंगे जब वे फिर से मिल पाएंगे। वह उससे वादा करने के लिए कहती है कि वह उसे हर हफ्ते पत्र भेजेगा और 3 साल में उससे मिलेगा। फिर वह उसे एक सुंदर लटकन भेंट करती है जिसमें एक जादुई माणिक अंदर होता है जो उसकी माँ ने उसके 10वें जन्मदिन पर उसे दिया था, उपहार में दिया था। वह उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह उसे एक भाग्यशाली आकर्षण के रूप में रखे। बदले में अनजान रायोमा उसे अपने 2 कीचड़ देता है क्योंकि यह उसकी बेशकीमती संपत्ति है। इससे एलिया बहुत खुश होती है और वह उसे उदारतापूर्वक स्वीकार करती है। अगले दिन वे दोनों मजबूत होने और कुछ वर्षों में फिर से मिलने के वादे के साथ अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं।